जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। चाइना और फ्रांस ने न्यूक्लियर इश्यूज पर साथ काम करने का फैसला कर लिया है। मैक्रोन का 3 डे विजिट चाइना खत्म होता है और एक मैसेज साथ आता है। पेरिस और बीजिंग अब एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर सेफ्टी, नॉन प्रोलिफिकेशन और ग्लोबल पीस पर क्लोज कोऑर्डिनेशन चाहते हैं। तो ये अपडेट जो है और इससे कई सारे सवाल हैं कि क्या ये कॉपरेशन सच में शांति की तरफ कदम है या एक नया जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट बनकर तैयार हो रहा है। यूरोप, इंडिया और इंडो पैसिफिक को बैलेंस किस तरह से ये डायरेक्ट किस तरह से इफेक्ट करेगा, इस पूरे इक्वेशन को आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान कर्नल मयंक चौबे, जिनको आप सुनते हैं कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू अंबर जी। जय हिंद। जय हिंद सर। सर, मैक्रोन का चाइना के साथ जो ये बायलैटरल ओवरथ्रू है, ये किस तरह से आप देख रहे हैं? खासतौर से ईयू की जो यूनिटी है उसको डाइल्यूट करता है या ओवरऑल कैसे आप देख रहे हैं? फ्रांस, बीजिंग एक साथ इंडिपेंडेंट ट्रैक पर जाकर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो कैसे चाइना की जो स्ट्रेटेजी है क्या है ये अभी? मैं थैंक यू सबसे पहले अंबर जी, जो आपने आमंत्रित किया अपने चैनल पर। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। मैं अपनी बात को थोड़ा सा पीछे जाकर फिर उसको पकड़ के लेकर आऊंगा, और उसका रीजन है कि आप देखिए कि किस तरीके से पूरी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में शेप ले रही है। डेट है 2 दिसंबर 2025। स्थान है क्रेमलिन। क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो दो व्यक्तियों से मिलते हैं। बैठक चलती है 5 घंटे के लिए। मुद्दा उसमें आता है यूक्रेन रशिया का युद्ध, और ये जो दो व्यक्ति हैं ये आते हैं यूएसए से। और इन दो व्यक्तियों में से एक का नाम है स्टीव विटकॉफ और दूसरे का नाम है जैरेड कुशनर। स्टीव विटकॉफ जो हैं वो अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत हैं। उनके पीस के मसीहा हैं, मिडिल ईस्ट में उनके लिए वो काम करते हैं और उनके बड़े ही पक्के दोस्त हैं। जैरेड कुशनर जो है उनके दामाद है, और आपको पता है कि दामाद का स्थान परिवार में क्या होता है। यानी कि ट्रम्प साहब ने अपना डेलीगेशन भेजा है, ऐसा डेलीगेशन जिसको कि मैं हाई पावर्ड से भी हाई पावर्ड मानूंगा, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है बिजनेसमैन है, राष्ट्रपति कम है, बिजनेसमैन ज्यादा हैं। तो बिजनेस में उनका साथ जैरेड कुशनर देते हैं, और स्टीव विटकॉफ का भी बिजनेस में बहुत बड़ा हाथ है। तो ये बिजनेस कम स्ट्रेटेजिक डेलीगेशन जो था, ये क्रेमलिन में मिलता है। राष्ट्रपति पुतिन से 5 घंटे के लिए भेंट होती है। मीटिंग के बाद में दोनों फरीक जो हैं बाहर निकलते हैं। अमेरिकन साइड बोलती है इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल मीटिंग, बहुत बढ़िया थी। रशिया के टोन थोड़ी सी इससे अलहदा थी। अलहदा इसलिए थी कि 2 पॉइंट थे जो कि रशिया को परेशान कर रहे थे। एक, कि भाई जो जमीन रशिया ने एनेक्स की है उसको वापस करने की बात, और दूसरी कि सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो प्रोवाइड किया जाएगा यूक्रेन को, उसके ऊपर। इन दो मुद्दों पर रशियंस जो थे वो कतई खुश नहीं थे। और उसके बाद में राष्ट्रपति पुतिन आते हैं, भारत में लैंड करते हैं, मोदी जी के साथ मिलते हैं। मोदी जी के साथ में वो मिलते हैं। आपने नोट किया होगा कि किस प्रकार से वो रैंप से नीचे उतरते हैं, किस प्रकार मोदी जी आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल करते हैं, कैसे दोनों एक गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी जो इस समय काले रंग की कोई विदेशी कार नहीं थी, वो एक सफेद रंग की टोयोटा गाड़ी थी। अब सिग्नलिंग कहाँ से चलती है, अब देखिए। टोयोटा गाड़ी मेड इन जापान। ऑप्शन आपके पास में बीएमडब्ल्यू आउट, दूसरा ऑप्शन मर्सिडीज आउट, लैंड रोवर भी मान के चलो वो भी आउट, रोल्स रॉयस वो भी आउट। यानी पाश्चात्य जगत को प्रधानमंत्री मोदी जो है वो दरकिनार कर देते हैं। और जापान की एक टोयोटा, जिसमें कि हम और आप 17 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चलते हैं, वो लग जाती है उनके लिए। और उसमें पुतिन साहब साथ में बैठ के जाते हैं। तो पुतिन साहब जो हैं वो फेथ को रीइंपोज करते हैं अपने फ्रेंड में, जो कि उनके फ्रेंड ने दिखाया था उनको जब एससीओ समिट हुआ था चाइना में। यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और भी करीब आ रहे हैं। मैं कहूंगा करीब तो है ही हैं। जिस प्रकार से गले मिलना, उसके प्रकार से फिर बाद में पुतिन साहब का स्टेटमेंट आना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ डियर फ्रेंड एंड ही ब्रीथ्स एंड लिव्स इंडिया। ये बहुत सारी बातें जो है ये वो कह के जाता है, और ये संदेश प्रोबेबली इंडियन ऑडियंस के लिए भी बहुत मायने रखेगा, जैसा कि वो बोल के गए। अब जाते हैं हम इस मैक्रोन साहब की विजिट को, जो कि फ्राइडे को अभी खत्म हुई है। 3 दिन का उनका विजिट था। शी जिनपिंग से वो भेंट करते हैं। जैसा कि आपने कहा,
न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर, नॉन प्रोलिफरेशन के ऊपर बात करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? 2 दिसंबर के विजिट में अमेरिका रशिया को डायरेक्टली अप्रोच करता है। रशिया के साथ में अमेरिका की डीलिंग थ्रू नेटो, थ्रू यूरोपियन यूनियन हो रही थी। यानी कि अमेरिका नेटो और यूरोपियन यूनियन को बाईपास करता है और दोस्ती बढ़ाता है रशिया के साथ में। दूसरी बात, मार्को रूबियो जो कि विदेश मंत्रालय देखते हैं अमेरिका का, वो नेटो की मीटिंग की अध्यक्षता नहीं करते, जिनको कि करनी चाहिए थी। उसके बदले किसी और को बिठाया जाता है वहां पर। तो क्या अमेरिका यूरोप और नेटो को दरकिनार करके डायरेक्ट रशिया के साथ डील करना चाहता है? अगर ऐसी बात है तो अब मैक्रोन साहब के विजिट को देखिए। मैक्रोन साहब ने चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति होते थे युद्ध समय में, और उनके वॉर टाइम हीरो हैं वो। गॉल ने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की थी, जिसको गॉलिस्टिक थ्योरी कहते हैं। और गॉलिस्टिक अप्रोच क्या था कि यूरोप को किसी भी सुपर पावर, ना तो सोवियत यूनियन और ना ही अमेरिका, किसी के भी साथ में मिलकर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसको अपना एक इंडिपेंडेंट अप्रोच रखने की जरूरत है। ये गॉलिस्टिक थ्योरी है। गॉलिस्टिक थ्योरी जो थी स्ट्रेटेजी के ऊपर ज्यादा कायम थी बनिस्पत अलाइनमेंट ऑफ पावर्स के ऊपर। तो गॉल की थ्योरी को 21वीं सदी में मैक्रोन जो है पूरा फॉलो करते हैं और सीधा कहते हैं कि चाइना के साथ में हमें मिलके आगे बढ़ना है। हम दोनों देश जो हैं वो सिग्नेटरीज हैं यूएन में, हम लोग परमानेंट मेंबर्स हैं, हम दोनों के पास में वीटो पावर है। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पे काम हो। और यूक्रेन का मुद्दा भी उठाते हैं, नोइंग फुली वेल कि यूक्रेन का रशिया के साथ युद्ध चल रहा है, उसमें रशिया का साथ चीन दे रहा है। तो चीन भी बड़े सोचे समझे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि वो भी पीस की बात करता है। कहीं पर भी वो किसी स्टेटमेंट में रशिया के खिलाफ नहीं बोलता है, रशिया का नाम भी नहीं लेता है। हालांकि फ्रांस खुलकर बोल रहा है, परंतु चीन जो है दबे लफ्जों में ही बात करता है, खुलकर रशिया की बुराई नहीं करता। तो हमें एक अलाइनमेंट यहां होता दिख रहा है कि यूरोप अब डायरेक्ट एंगेज कर रहा है अमेरिका के बिना, फ्रांस इसके यूक्रेन के साथ में, और रशिया जो है वो चीन की साथ चल तो रहा है, लेकिन चीन भी एंगेज कर रहा है यूक्रेन के साथ में और फ्रांस के थ्रू या यूरोपियन यूनियन के थ्रू। तो जियोपॉलिटिक्स इस समय दुनिया की बहुत बढ़िया करवट ले रही है और इस पूरी जियोपॉलिटिक्स पे ये मान के चलिए कि भारत जो है वो एक शीर्ष नेता बन के उभरा है। और ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि एससीओ समिट के बाद में रशियन डिटेल की गाड़ी में बैठकर मोदी साहब का आना, 50 मिनट तक अंदर गाड़ी में बैठ के बात करना, उसको रेसिप्रोकेट करना पुतिन साहब का दिल्ली में आके, दोनों का आपस में बिना किसी मीडिएटर के या ट्रांसलेटर के बातचीत करना। यानी कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो दोनों चाहते हैं कि दुनिया को पता ही नहीं लगे क्या बात हुई है। तो मुझे ये लग रहा है कि बात जो भी हो, एक बात उसमें यूक्रेन रूस युद्ध की अवश्य है। और अगर अगले साल पीस प्राइज नोबेल का प्रधानमंत्री मोदी नॉमिनेट ना हो तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य होगा। ऐसा हो सकता है कि ट्रम्प साहब सिर्फ कोशिश करते रह गए और मोदी साहब जो है वाकई में नोबेल पीस प्राइज ले गए। क्योंकि मुझे कहीं लग रहा है कि मोदी साहब इस समय मध्यस्थता करा रहे हैं यूक्रेन और रूस की। रूस हर वो बात मोदी साहब से कह सकता है जो कि दुनिया के सामने वो नहीं कह सकता, क्योंकि उसको पता है कि उसके सीक्रेट्स जो हैं वो सेफ रहेंगे। क्योंकि हमारी रूस की और भारत की मित्रता जो है वो एक समय हेविली टिल्ट कर रही थी रशिया के लिए कि वो केवल दे रहा था, उसको उसके एवज में कुछ मिल नहीं रहा था। ऑफ लेट भारत ने दिखाया है कि जब तुम पे भारी मुसीबत आती है, भारत अकेला ऐसा देश है जो सीना ताड़कर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हारा हमेशा साथ देगा। मेरा इशारा जो है वो रशियन ऑयल की तरफ है। बहुत वर्ल्ड का प्रेशर आया, लेकिन भारत नहीं डिगा तो नहीं डिगा। तो रशिया इस बात को समझ गया है कि हम जो हैं वो ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं और कम वॉट में ये दोस्ती जो है ये बहुत मजबूत है। दोस्ती तभी होती है दोनों फरीक के बीच में जब आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अंबर जी मेरे लिए करें और मैं रिटर्न में अंबर जी के लिए ना करूं। ये दोस्ती नहीं चल सकती। दोस्ती हमेशा होती है इक्वल्स के साथ में। ये बात चाहे कितनी कटु है परंतु है सत्य। जी अंबर जी।
हाँ जी। सर मैंने आपसे ये सवाल किया था कि फ्रांस का चाइना के साथ जो ये न्यूक्लियर एनर्जी चेन कॉर्पोरेशन है, इससे जो ग्लोबल नॉन प्रोलिफिकेशन रेजीम है, वो स्ट्रेंथन होगा या सिर्फ ये कहें महज़ कि चाइना को हाईटेक उस पर एक्सेस मिल रहा है सिर्फ चाइना फ्रांस के साथ इस कॉर्पोरेशन में जाने पर? देखिए अंबर जी, जो दोनों फरीकों के बीच में बात हुई है, उन्होंने बड़ा क्लियर किया है कि हम जो भी डिस्कशन करेंगे या जो भी नॉन प्रोलिफरेशन की बात करेंगे, वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के फ्रेमवर्क में रह के ही बात करेंगे। और दोनों ने अपनी एक तरीके से सहमति ज़ाहिर की है आईएईए के साथ में। तो अगर दोनों एक-दूसरे के साथ में साठ-गाँठ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मित्रता करते हैं या जो भी एग्रीमेंट करते हैं या कहीं एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट की बात करते हैं, तो इस रेजीम के तहत ही बात करेंगे, ये उन्होंने बड़ा क्लियर किया है। तो इसके इतर जाकर दोनों बात नहीं करेंगे, ऐसी अंडरस्टैंडिंग दोनों ने एक्सप्रेस की है। इंडिपेंडेंटली कोई मूव नहीं होगा। हाँ, स्ट्रैटेजिकली दोनों जो हैं, वो एक-दूसरे के समीप आएँगे और एक तरीके से रीअलाइनमेंट जो है, हमें होता दिखाई दे रहा है। जो मैक्रोन चाइना गए और वहाँ पर ऑफ कोर्स उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑफ कोर्स प्रेज़िडेंट पुतिन की बात करें सॉरी प्रेज़िडेंट ट्रम्प और हम पूरा ही वैसे ही चाह रहा है कि यूक्रेन और रशिया में पीस हो जाए। तो सिंस वो चाइना गए, तो चाइना से क्या वो जनरली ये कोई सीज़फायर लीवरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि चाइना और रशिया बिगेस्ट डिप्लोमैटिक शील्ड हैं यहाँ पर। जैसे कि आपने भारत को लेकर मुझे लग रहा है फिर से सर आपको आवाज़ सही से नहीं नहीं, पहुँची या आप मुझे आ सुना रही रहे है, हैं? आ रही है। देखिए अंबर जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड पीस चाह रहा है, तो मैं आई विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ऑफ कोर्स। क्योंकि अब आप याद करिए ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट कि हम यूक्रेन को हथियार देते हैं और यूरोपियन यूनियन के थ्रू हथियार देते हैं हम, नेटो के थ्रू देते हैं हथियार और नेटो के थ्रू हथियार देने से क्या होता है कि हमारा आर्म्स का जो मार्केट है वो फ्लरिश करता है। ये ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट था और वो प्रॉफिट कर रहे हैं उससे। तो डू यू फील कि जहाँ पर मार्केट प्रॉफिटियरिंग का हो रहा हो, वहाँ पर कोई अपना प्रॉफिट खत्म करना चाहेगा? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेटो ने हथियार लिए, नेटो ने हथियार बेचे यूक्रेन को। फ्री में नहीं दे रहा है, बेच रहा है वो। और बेच किसके थ्रू रहा है? एक श्रीमान हैं, उनका नाम है कोई ज़ेलेंस्की ज़ेलेंस्की करके नाम है। तो उनके थ्रू हथियार जाते हैं और मेरे सोर्सेज़ मुझे ये बता रहे हैं कि ज़ेलेंस्की साहब की आर्थिक स्थिति जो है, इन दिनों काफ़ी अच्छी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो दिख रहा है, वही हो रहा है। इस समय हर पार्टी को ये लग रहा है कि ये लड़ाई चलती रहे, तो सबका फ़ायदा बनता रहेगा। आप यकीन मान के रखिए अंबर जी, आज नहीं तो कल खबर आएगी कि ज़ेलेंस्की जो है देश छोड़ के भाग चुके हैं। क्योंकि बिल्कुल इस समय यूक्रेन का वो अच्छे से बैंड बजा रहे हैं और अपना घर भर रहे हैं और जहाँ तक मेरा ख़्याल है इनका घर लिया जाएगा ट्रम्प टावर्स के बगल में। क्योंकि ट्रम्प साहब और इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है, दोनों का फ़ायदा चल रहा है इसमें, दोनों बड़े खुश हैं। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि भई यूरोपियन यूनियन या नेटो ये सब चाहते हैं कि शांति हो जाए, आई एम सॉरी, मुझे नहीं दिखता कि ये कोई भी शांति चाहता है। हाँ, रशिया की युद्ध में रहने से स्थिति थोड़ी-सी हिलती है, तो रशिया जो है वो चाहेगा कि एक हाई पर आके युद्ध का विराम हो। ये मुझे दिखता है और हो सकता है इसीलिए पुतिन साहब की और मोदी जी की आपस में बातचीत भी होती हो। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि यूरोपियन यूनियन, नेटो और यूएसए चाहता है कि लड़ाई बंद हो जाए, आई एम सॉरी, ऐसा मुझे नहीं लगता एंड इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ लुकिंग एट कॉन्फ्लिक्ट्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक दुनिया में अशांति रहेगी, अमेरिका का आर्म्स मार्केट फ्लरिश करेगा और जब तक अमेरिका का आर्म्स मार्केट फ्लरिश करेगा, वहाँ पर सरकारें स्टेबल रहेंगी। तो जी। जहाँ आप बात कर लें गज़ा की या बात कर लें कहीं का भी, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अमेरिका को सूट करता है और जहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वहाँ अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट भी करता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए।
तो इस समय एब्सोल्युटली। दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा कौन है आपको मालूम है? पहले से वो डिमांड क्रिएट करते हैं, प्योर बिज़नेस फिर सप्लाई करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। सर जो जिनपिंग है, वो रिपीटेडली जो है मल्टीलैटरलिज़्म की बात करते हैं। हुँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या जेन्युइनली जो मल्टीलैटरलिज़्म का ये एक नया ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, वो वैसा हो पा रहा है या फिर एक चाइना लेड एक अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क यहाँ पर हम वो उनको लेजिटिमाइज़ करने की एक कोशिश उनकी तरफ से देख रहे हैं जिनपिंग की तरफ से? देखिए चाइना इस बात को मानता है कि यूएसए एक पार है, रशिया भी एक पार है और चाइना भी एक पावर है। तो चाइना अपने आप को देख के तो मल्टीलैटरलिज़्म की बात करता है। अगर मल्टीलैटरलिज़्म मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहा है तो आई एम सॉरी, चाइना उस मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत को नहीं देख रहा है। अब आपकी रीज़निंग देखिए क्या आती है, जब यूएन में परमानेंट सीट की बात चलती है, तो चाइना जो है वो अड़ंगा अड़ाता है। चाइना को पसंद नहीं, यूएसए भी मान गया था इस चीज़ को कि हो सकता है, पर चाइना जो है वो राज़ी नहीं हुआ। ये वो देश है जिसको शायद नेहरू जी ने सीट ऑफ़र कराई थी। ऑफ़र भारत को हुई थी और उन्होंने सरका दी थी प्लेट चाइना के सामने कि आप इनको दे दीजिए। ये थोड़ी-से पुराने देश है और इनकी ज़्यादा इंडिपेंडेंस को टाइम हो चुका है। तो चाइना डिज़र्व्स इट बिकॉज़ पॉपुलेशन भी उनकी ज़्यादा है। ये ऐसा सुनने में आया है, डॉक्यूमेंट जो है मेरे पास में कोई ऐसा पक्का है नहीं, परंतु किंवदंती पे चल रहा हूँ तो ऐसा बात मुझे सुनने में आती है। तो चाइना मल्टीपोलर वर्ल्ड तो चाहता है जिससे कि उसका इंक्लूजन हो जाए, परंतु अगर भारत तक वो मल्टीपोलर वर्ल्ड जाता है, एक पोल भारत का, तो वो मानने को तैयार नहीं है। इट्स अ फैक्ट। वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं, लेकिन हेजेमनी की बात जो है वो चाइना सोचता है। जी, अंबर जी। बिल्कुल, वो तो सर सोचते हैं कि पूरा विश्व उनका है। ख़ैर सर, अगर हम फ्रांस और जो चाइना की जो ये प्रॉक्सिमिटी है, इससे जो इंडिया-फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है सर, उसको कोई डायरेक्टली हम इम्पैक्ट यहाँ पर देखते हैं, स्पेशली जब इंडिया और फ्रांस के बीच में जो डिफेंस टाइज़ हैं, वो हिस्टोरिकली डीप एंड ट्रस्टेड है सर। नहीं, मुझे इसमें कोई फ़र्क दिखाई दे नहीं रहा है। आप ये देखिए कि भारत ने यूरोप में अगर किसी देश से मैक्सिमम डिफेंस इम्पोर्ट किया है, तो वो फ्रांस है। और फ्रांस ने हर सूरत पे भारत का साथ दिया है। जी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जब तक उसके अपने फ़ायदे हैं, तब तक वो भारत को कर भी देता है। अब हमको पता है कि राफ़ेल के सोर्स कोड की बात चल रही थी। हुँ। साफ़रान इंजन भी चल रहा है, इस समय डिस्कशन में है। तो फ्रांस कहीं पर भी चाइना के साथ में इतनी प्रॉक्सिमिटी नहीं दिखाएगा, जो भारत को परेशानी हो जाए। क्योंकि हर कंट्री अपने इकोनॉमिक हित को देख के चलता है और फ्रांस भी अपने हित को देख के चल रहा है। तो यकीन मानिए इन दोनों की प्रॉक्सिमिटी से भारत को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी हमने और राफ़ेल खरीदने की बात जो है हवा में छोड़ी हुई है। तो फ्रांस अपने फ़ायदे कभी भी यहाँ पर कम नहीं करेगा। यूरोपियन मार्केट, यूरोपियन इकोनॉमी जो है वो डाउनटर्न ले रही है इस समय। तो ऐसे में फ्रांस अपने पैर पे कुल्हाड़ी कतई नहीं मारेगा। उसको अपने संबंध सुधारेगा, बातें करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जहाँ तक इकोनॉमिक्स की बात आती है, भारत का साथ वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता छोड़ने का। आई विल यूज़ दीज़ वर्ड्स नाउ। क्योंकि इस समय दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है, जो भारत के साथ में वैमनस्य की भावना रख सके। और जो रखता है वो मूर्ख है और फिर वही बात आ जाती है मेरी कि इस देश का विभाजन जो था वो आईक्यू के आधार पे हुआ था। जो कम आईक्यू थी वो चली गई थी पाकिस्तान की तरफ, बस। तो ये बात को प्रूव करती है। बिल्कुल। क्योंकि अंबर जी एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल आप हाँ, आप ठंडे दिमाग से जब भी आप सोचिए बोलती हैं अगर सर, हाँ, हँसी आती है बहुत। जी, वो नहीं, नहीं प्रूवन पक्की है बात ऑफ है कोर्स। देखिए समझदारी अगर होती तो भारत के साथ में पाकिस्तान दोस्ती करके चलता, फ़ायदे में रहता। दुश्मनी बिल्कुल। करके उसको घाटा ही घाटा है, लेकिन समझने को तैयार नहीं, आईक्यू आज की वो बात सर आती है। बात नहीं कर रहे होते एक और साग बनाने की, अगर ऐसा होता तो। ये तो बच्चों की बिना बात आ गई भारत कि देखो कैसे चलाएँगे कोई भी इस रीजन में कोई भी इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म। पॉसिबल नहीं है। जी, हाँ। तो सर मैं एक सवाल और ये आपसे जानना चाह रही थी कि जो ये फ्रांस की विज़िट है,
क्या फ्रांस इस विजिट के थ्रू यूरोप चाइना जो है उसको उसका रीसेट टेस्ट कर रहा है, या फिर ये कहें कि जो मैक्रोन है वो चाइना को एंगेज करके अमेरिका को और ब्राजील को इन सबको एक कहीं ना कहीं ये बैलेंसिंग एक्ट प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं? वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन अंबर जी, क्योंकि फ्रांस आप देखिए, फ्रांस जब यूरोपियन यूनियन में या नेटो में एक्ट करता है, तो ऐसा नहीं है कि उसके संबंध इंग्लैंड के साथ में बहुत बढ़िया है। हम्म, यूरोपियन यूनियन का खैर पार्ट है ही नहीं इंग्लैंड तो, ब्रिटेन तो चला गया बाहर उससे। लेकिन नेटो में ज़रूर दोनों बैठे हैं, लेकिन फ्रांस जो है, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि जो बात ब्रिटेन कह दे उसके पक्ष में वो आँख बंद करके चला जाए। क्योंकि हम्म, फ्रांस की एक जी। राइवलरी हमेशा रही है। उन दोनों देशों के बीच में जो खाड़ी है, कैनाल जो है ना, उसको पाटना आसान नहीं है। वो हिस्टोरिक एक एनिमोसिटी जो है, मैं जी। ये वो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो चलती रहेगी। दोनों एक प्लेटफ़ॉर्म पे दिखाई ज़रूर देंगे, पर एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस जो है, वो दोनों के बीच में रहेगी। और फ्रांस की अपनी थ्योरी बिल्कुल क्लियर है। ब्रिटेन जो है, वो एक वैसल स्टेट बन के रह सकता है अमेरिका का, लेकिन फ्रांस जो है, वो अभी भी गॉलियन फिलॉसफी पे चलना चाहेगा। और वो बार-बार इमैनुअल मैक्रॉन उसका नाम लेकर और उसके ऊपर चलकर दुनिया को दिखा रहे हैं कि फ्रांस जो है, वो कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ का वैसल नहीं है। वेस्टर्न कंट्री से मेरा तात्पर्य है यूएसए का। तो वो एक अपनी सोच रखता है और अपनी सोच से वो आगे बढ़ेगा। तो ये अपनी वो इंडिपेंडेंस को बरकरार रखना चाहेगा। जी, अम्बर जी। तो सर क्या ये जो फ्रांस और चाइना के बीच में हम ये डीपनिंग एंगेजमेंट देख रहे हैं, क्या इसको हम सिंपली इकोनॉमिक सर्वाइवल स्ट्रेटजी बोले फ्रांस की, जहाँ से उसको एक चाइनीज मार्केट मिल रहा है और पूरी तरह से उसको एक्सेस कर पाएंगे? इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। नॉट ओनली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये टेक्नोलॉजी प्लस स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक विजिट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फ्रांस अपने आप को पोज़ीशन कर रहा है एक तरीके से एक इंडिपेंडेंट एक्सेस की। वर्ल्ड पावर्स के जो अलग-अलग पोल्स हैं, उसमें फ्रांस भी अपनी एक जगह को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। व्हाई द स्टेटमेंट दैट बोथ द कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन? एक अपने आप को वो एक्सक्लूसिविटी देने की कोशिश कर रहा है। अगर वो नेटो या यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, पर उसमें भी उसकी एक अपनी पोजीशन है। उस पोजीशन को वो रीअसर्ट कर रहा है और दिखा रहा है कि ही इज अ बिग प्लेयर इन दैट पोजीशन। तो ये मुझे दिख रहा है कि ये नॉट ओनली इकोनॉमिक टाइज, ये एक तरीके से अपनी एक पोजीशनिंग जो है वो करने का प्रयास है फ्रांस द्वारा। तो इसलिए ये विजिट और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन्होंने यहाँ पर यूक्रेन रशिया के साथ-साथ गज़ा की बात भी की थी। और गज़ा में इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कहा है कि दे आर विद द टू नेशन का जो थ्योरी है, टू टू स्टेट थ्योरी है, हाँ। उसको ये मानते हैं और उसी से एक स्टेबल पीस आएगी। तो ये बात इमैनुअल मैक्रोन ने चाइना में जाकर कही है। तो ऐसा नहीं है कि अपने आप को उसने अमेरिका से बिल्कुल अलहदा कर दिया है, अमेरिका के साथ अलाइन करके चलेगा, परंतु उसकी हाँ में हाँ आँख बंद करके नहीं मिलेगा, ये वहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही थी। सर, मैं इसी बात से एक सवाल आपसे मैं पूछ लेती हूँ। हालाँकि मैं बीच में सवाल करना चाह रही थी, बट दिमाग से निकल गया था। फ्रांस और चाइना दोनों यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं और जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें दोनों की बात हुई है। तो क्या सर यूएस को और यूक्रेन को सॉरी रशिया को, दोनों को ही एक मैसेज इससे जा रहा है? बिल्कुल, जा रहा है, मैसेज जा रहा है, दोनों की तरफ से जा रहा है। चाइना जो हुँ, है वो अपनी इंडिपेंडेंस नहीं खो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो रशिया के एक तरीके से छत्र-छाया में है। वो रशिया हुँ, को मैसेजिंग भी कर रहा है और रशिया का नाम लिए बिना मैसेजिंग कर रहा है। दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम भी अपने आप को पोज़ीशन कर रहे हैं इस पूरी दुनिया के पावर चेस में। हुँ, तो इस समय जो पावर बोर्ड जो बन रहा है दुनिया का, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग बोर्ड बन रहा है। एंड मुझे ये दिख रहा है कि ब्रिटेन या यूके जो है वो इस बोर्ड में थोड़ा-सा एक तरफ खिसक रहा है। रशिया एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रांस एग्जिस्ट कर रहा है, यूएस एग्जिस्ट कर रहा है और भारत जो है इसमें अपनी जगह को हक से क्लेम भी कर रहा है। तो एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड जो इस समय मुझे दिख रही है, वो इस तरीके से अलाइन होती दिख रही है। भारत जो है अब ग्लोबल साउथ का एक लीडर बनकर
उभर चुका है। ग्लोबल साउथ ने मान लिया है कि भारत जो है उसका अनक्वेश्चनेबल लीडर है एंड वी आर पोजिशनिंग आवरसेल्फ इन सच अ मैनर। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चेस बोर्ड तैयार हुआ है ये और आगे वाले दिन जो हैं आने वाले, वो बहुत हलचल भरे होंगे, ऐसा मुझे दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल अपडेट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कुछ बहुत तेज़ी से बदलते हुए दिखाई दे रहा है और ऐसे में भारत जो ऑफ़ कोर्स एकदम अनशेकेबल आगे बढ़ रहा है ग्लोबल जो हम जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड की बात करते हैं, काफ़ी अच्छे से सधी हुई चाल के साथ एकदम अनशेकेबल एज़ यू सेड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है और काफ़ी समय से ये चर्चाएँ रहती थी कि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का स्थान क्या होगा? भारत खुद को कैसे प्लेस कर पाएगा? अब हमें भारत की जो पोज़ीशन है, वो क्लियर यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। सर, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ यहाँ पर हमारे साथ चर्चा की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार अंबर जी, जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद सर।